ड्रामे की स्टार्टिंग में एन बताती है कि जब मैं 15 साल की थी तब मैं और मेरा छोटा भाई एक साथ पानी में डूब गए थे। लेकिन वो मर गया और मैं बच गई। उस दिन के बाद से वो मुझसे नफरत करने लगी। वो बार बार कलरफुल कैंडी लेकर मेरे मुंह में भरने की कोशिश करती थी, लेकिन डैड ने उन्हें वक्त पर रोक दिया। एन की वो कहती है कि अगर तुम शाओ को लेक के पास नहीं ले जाती तो उसके साथ कुछ भी होता ही नहीं, उसकी जगह तो तुम्हें मरना चाहिए था। तब एन के डैड बोलते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो, वो भी तो हमारी ही बेटी है। इसके बाद एन की मॉम उसके सारे बाल काट देती है और कहती है कि तुम लंबे बाल नहीं रखोगी और स्कर्ट भी बिल्कुल नहीं पहनोगी। अब से तुम्हें छोटे भाई की तरह रहना होगा, उसकी जगह जीना होगा तुम्हें। तब एन रोते हुए बोलती है कि मैं समझ गई, अब कभी आपको गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। वो कहती है कि पिछले 3 साल से मैं अपने छोटे भाई की पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म भी पहन रही हूँ, लेकिन अब वो कपड़े मुझे टाइट होने लगे हैं, लेकिन मेरी कभी ये कहने की हिम्मत ही नहीं होती। फिर थोड़े टाइम बाद उसकी मॉम फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे लड़का होने वाला है, आओ जरा हाथ लगा के देखो। 3 साल बाद शाओ फाइनली वापस मेरे पास आ रहा है। एन बोलती है कि मॉम मैंने आपके लिए फेवरेट पैनकेक बनाए हैं। उसकी वो बोलती है कि मेरे पास बताओ, तुम्हारे कपड़ों से तेल की स्मेल आ रही है, इससे मेरे बेटे को तकलीफ होगी। तब उसके डैड बोलते हैं कि जाओ तो अपने रूम में जाके कपड़े चेंज कर लो। एरक्यो कहती है कि बस शाओ जल्दी से आ जाए, फिर मुझे इस पर उस लड़की का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। ये सब सुन के एर अपने रूम में आ जाती है और वही कल वो कैडी का बॉक्स दिखाकर बोलती है कि वो को मैंने इतने टाइम बाद इतना खुश देखा है। सची तो है कि अब इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं रही, अब मैं वो की ख्वाहिश पूरी कर दूंगी जो उन्होंने 3 साल पहले मांगी थी। और वो सारी कैडी खा लेती है। थोड़ी देर बाद उसकी वो कहती है कि तुमने अभी तक कपड़े चेंज क्यों नहीं किए। एन बोलती है कि क्या आप मुझे एक बार गले लगा सकती हो। तब उसके डैड बोलते हैं कि क्यों, तुम्हें क्या हो गया है। उसकी वो बोलती है कि इसकी बात मत सुनो, इसे पता है कि शाह वापस आ रहा है, तो बीमारी का ड्रामा कर रही है सिंपैथी लेने के लिए। एन कहती है कि मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, बट वो लोग उसकी बात को सुनते ही नहीं और अपने बच्चे के बारे में बात करने लगते हैं। डैड एन से बोलते हैं कि तुम्हारी बॉब अब प्रेग्नेंट है, इसलिए उनका मूड थोड़ा खराब रहता है, तुम दिल पर मत लो ये पानी लो और पी के सो जाओ। तब एन अपने भाई की फेवरेट कार लेकर दर्द में ही सोने लगती है। उसकी मॉम ने उसे वो कार संभाल के रखने को कहा था, इसलिए वो उस कार को दिन भर अपने साथ रखती थी। सुबह जब वो उठती है तो उसे साइड में अपनी डेड बॉडी दिखाई देती है। वो कहती है कि यहाँ पर ब्लड बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना वो अब डर जाएगी, लेकिन वो किसी भी चीज को छू नहीं पाती। वो रोने लगती है कि मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रही। तभी उसकी वो कहती है कि कितना टाइम हो गया है और तुम अभी तक सो रही हो, जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाओ, क्या तुम्हें मुझे भूखा मारना है। फिर वो अपने हस्बैंड के बनाए हुए पैनकेक खाने लगती है। एन बोलती है कि मुझे भी ये पैनकेक बहुत पसंद थे, लेकिन जब से शाओ गया है तब से डैड ने ये बनाना ही बंद कर दिया। फिर एन के डैड उसके रूम में जाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगते हैं और कहते हैं कि आज हम शाओ के लिए गार्डन खरीदने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी। तब उसकी वो कहती है कि लगता है ये फिर से सोने का ड्रामा कर रही है, छोड़ो इसे, शायद ये नहीं चाहती कि हम शाओ के लिए गार्डन खरीदे, चलो हम दोनों ही चलते हैं। तब उसके डैड जाते हुए बोलते हैं कि टेबल पर दिनिया रखा हुआ है, अगर भूख लगे तो खाना खा लेना। जिस पर एर मिरर में अपना फेस देखकर बोलती है कि पता नहीं कब से मेरा फेस इतना पतला हो गया कि मुझे पहचान भी नहीं आता, बाल भी कितने लंबे हो गए हैं। तब उसे याद आता है कि जब उसने छोटे बाल करवाए थे तब उसकी बॉब कितना गुस्सा हो गई थी। वो उससे कहती है कि तुमने तो मेरे शाव का पूरा लुक ही खराब कर दिया। एर बोलती है कि मैंने सोचा था कि अगर मैं इसे बाल कटवा लूंगी तो लड़कों जैसी लगूंगी। तब उसकी बॉब कहती है कि अपने भाई के सामने खड़ी रहो, यही तुम्हारी सजा है। प्रेजेंट में वो अपने भाई की फोटो देखकर बोलती है कि मुझे तुमसे जेलसी होती है कि मॉम और डैड का सारा प्यार सिर्फ तुम्हें मिला और वह तो बस तुम्हारी परछाई बनकर रह गई। इसके बाद उसके पेरेंट्स सामान खरीद कर वापस आ जाते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि अरे किचन का खाना तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही पड़ा है, क्या एन अभी तक रूम से बाहर नहीं निकली। उसकी वो बोलती है कि छोड़ो उसे, अगर बाहर नहीं आना चाहती तो बताए, अब तो सिर्फ हमारा बच्चा ही हमारे लिए सबसे प्यारा है। ये देखो ये रूम अब से शाओ का गेम रूम बनेगा, पर ये क्या, यहाँ इतना सारा कचरा क्यों पड़ा है, जाओ इसे बाहर फेंक दो। एड के डैड बोलते हैं पर ये तो एड की बचपन की बनाई हुई पेंटिंग है। उसकी वो बोलती है कि इसे फेंक दो, अब से ये रूम सिर्फ शाओ का होगा। और वो
एर के बनाए हुए सारी पैटी को स्टोर रूम में रख देते हैं। ऐसा करते करते रात भी हो जाती है। एर के डैड उसे बोलते हैं कि डिनर रेडी है, जल्दी आकर बाहर खाना खा लो। उसकी माँ बोलती है कि उसे इतना पेपर मत करो, एक बार का खाना मिस कर देगी तो मर नहीं जाएगी। तब उसके डैड बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, रेड डोर के बाहर रख देता हूँ, गर्मा गर्म खा लेना। तब एर बोलती है कि शायद आप भूल गए हैं कि ये शाह को पसंद थे, मुझे ये पसंद नहीं। नेक्स्ट दिन भी वो खाना वैसा ही पड़ा रहता है। उसके डैड बोलते हैं कि 2 दिन हो गए वो रूम से बाहर नहीं निकली, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तब उसकी माँ बोलती है कि अब वो बड़ी हो गई है, अगर भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगी, और वैसे भी घर में इतना सारा न्यू ईयर का खाना पड़ा है, जरूर छुपके छुपके खा रही होगी। तभी गेट पर एड की टीचर आ जाती है और बोलती है कि ये 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रही, उसे कुछ हुआ है क्या। उसकी वो बोलती है कि वो बस ऐसे ही नखरे दिखा रही है। टीचर बोलती है कि बात सिर्फ नखरों की नहीं है, कुछ स्टूडेंट ने कंप्लेंट की है कि स्कूल के बच्चे एड को बुली कर रहे थे, उन्होंने उसके पुराने कपड़ों का मजाक बनाया और उसके कपड़े भी उतार दिए, इसलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। तब उसकी वो बोलती है कि पक्का एड की गलती होगी, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है ना, वरना वो लोग सिर्फ उसे बुली क्यों करते। बचपन में भी 3 साल पहले वो अपने भाई को लेक के पास ले गई थी और उस दिन उसका भाई भी डूब गया, और अब स्कूल में भी बेचारी बढ़कर सिंपैथी लेने की एक्टिंग कर रही है। तब टीचर बोलती है कि आप अपने बच्चे के लिए ही ऐसा कैसे बोल सकती है, मैंने उसके शरीर पर जख्म देखे हैं और स्कूल में भी वो बहुत मेहनत करती है। तब उसकी मॉम गुस्से में बोलने लगती है कि अगर वो नहीं होती तो मेरा बेटा नहीं मरता, मुझे उस वक्त उसे जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए था। तब टीचर बोलती है कि अगर आप ऐसे ही बोलती रही तो मुझे एजुकेशन ब्यूरो से बात करनी पड़ेगी। तब एर की मॉम गुस्से में उसका गेट खटखटाने लगती है और बोलती है कि जल्दी से बाहर आओ, मैंने तुम्हारी जैसी औलाद को जन्म ही क्यों दिया, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मुझे सुकून का एक पल भी नहीं मिला, आखिर तुम मर क्यों नहीं जाती। तब पड़ोस वाली चिल्लाती है कि नया साल है और आप बच्चे पर चिल्ला रही हो, अगर फिर से ऐसा बोला तो पुलिस को बुला लूंगी। तब एर का डैड अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो। सुबह एर की वो उससे बोलती है कि घर में कोई अजीब सी बदबू आ रही है। उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम्हें प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा लग रहा होगा। तभी पड़ोसन आकर उसे बोलती है कि तुम्हारे घर से स्मेल क्यों आ रही है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। एनकेयर बोलते हैं कि शायद रेड ब्लॉक हो गया होगा, मैं भी चेक करता हूँ। पड़ोसन कहती है कि जल्दी से चेक कर लो वरना किसी को लगेगा कि घर में कोई मर गया है। एनकी वो कहती है कि मुझे देखना पड़ेगा कि स्मेल कहाँ से आ रही है, लगता है कि ये तो एड के रूम से ही आ रही है, और वो एड के रूम का गेट खोल देते हैं। उसके लिए बोलते हैं कि रूम में तुमने क्या कर दिया, इतनी बदबू क्यों आ रही है। तब एड की वो कहती है कि अरे ये देखो डस्टबिन से ही बदबू आ रही है, लगता है कि ये लड़की कई दिन से नहाई नहीं और कचरा भी बाहर नहीं फेंका। तब उसके डैड बोलते हैं कि जल्दी से नहा लो, कितनी देर तक ऐसे ही जिद करती रहोगी। तभी उन्हें एड के मुंह में ब्लड दिखाई देता है। एड की वो कहती है कि अरे ये कोई ब्लड नहीं है, ये तो टमाटो सॉस है, ये बस ड्रामा कर रही है हमें डराने के लिए। और वो कैंची लेकर बोलती है कि अगर इसने ज्यादा ड्रामा किया तो मैं इसका सर बुड़वा दूंगी। उसका हस्बैंड बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। फिर वो उसका हाथ टच करके बोलता है कि इतने ठंडे क्यों लग रहे हैं, और वो चौंक कर बोलता है कि लगता है एड मर गई। उसकी भाई बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये बस एक्टिंग कर रही है। उसका हस्बैंड बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, एड सच में सांस नहीं ले रही। तब उसकी वो रोते हुए बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा ही बात थी, एड उठो जल्दी, मुझे मत डराओ। तब उसके डैड 120 पर कॉल करने लगते हैं। एड की वो कहती है कि नहीं कॉल मत करो, अगर लोगों को पता चल गया कि एड मर गई है तो वो लोग सोचेंगे कि हमने इसे परेशान किया है। उसका हस्बैंड कहता है कि दूर हटो, एड भी हमारी बेटी है, वो सिर्फ 18 साल की थी, अगर हम उसका ध्यान रखते तो ऐसा होता ही नहीं। तब एड की वो बोलती है कि उसकी डेथ का कोई ना कोई रीजन होगा, वो हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। उसका हस्बैंड कहता है कि हाँ एम्बुलेंस आ रही वाली है, चलो हाँ उसी कपड़े चेंज कर देते हैं। पर अलमारी में तो स्कूल की यूनिफॉर्म के अलावा कोई और कपड़े नहीं होते। उसके लिए बोलते हैं कि इसके पास एक भी प्रॉपर फिटिंग के कपड़े क्यों नहीं है। एड कहती है कि वो इसलिए क्योंकि जब से शाव गया है तब से मेरे लिए एक भी कपड़ा नहीं खरीदा गया
गया। फ्रिज में दिखाते हैं कि वो अपनी मॉम से बोलती है कि ये कपड़े मुझे छोटे होने लगे हैं। उसकी वो बोलती है कि कहाँ से छोटे हो रहे हैं, तुम स्कर्ट पहनने के लिए बहाने बना रही हो ना। सुन लो, तुम सिर्फ शौक की जगह जी रही हो, तुम्हें जिंदगी भर तक लड़कों के कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। प्रेजेंट में उसका हस्बैंड कहता है कि तुम कैसी माँ हो, वो भी तुम्हारी ही बेटी थी, अपनी बेटी के लिए जरा सा भी दर्द नहीं आया तुम्हें। तभी वहाँ हॉस्पिटल एमरजेंसी टीम आ जाती है। वो बोलते हैं कि आपकी बेटी को मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं, उसकी डेथ ब्लड पॉइजनिंग की वजह से हुई थी। एन की मम बोलती है कि लेकिन उसे मेडिसिन कहाँ से मिली। तभी लेडी को वहाँ वो कैंडी वाला बॉक्स मिल जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये जहर एक बच्चे के रूम में कैसे आ गया। तब एन की मॉम अपने हस्बैंड से बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम उसे फेंक चुके हो, फिर ये एन के रूम में कैसे आ गया। उसका हस्बैंड बोलता है कि मुझे पता नहीं, मैंने सच में इसे फेंक दिया था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली एन नहीं, खुद वो मेडिसिन डस्टबिन से ले ली थी। डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम लोग थोड़ा जल्दी उसे हॉस्पिटल ले जाते तो आज ये यहाँ पड़ी नहीं होती। जब वो रूम में अकेले इतना दर्द झेल रही थी तब तुम दोनों पेरेंट्स क्या कर रहे थे। एन की मम बोलती है कि हमने उसे इग्नोर नहीं किया था, हम तो बस बाहर गए थे, लेकिन खाना उसके डोर पर रख कर गए थे। लेडी कहती है कि दरवाजे पर एक बोल राइस रख देना खाना नहीं होता, ये तो किसी कुत्ते को खिलाने जैसा है। और उसके हाथ पर जलने के निशान कैसे आए, वो अभी स्कूल की स्टूडेंट थी और तुम लोग उससे रोज ब्रेकफास्ट बनवाते थे। उसकी मम बोलती है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, मुझसे कुकिंग की स्मेल टॉलरेट नहीं होती थी। डॉक्टर कहते हैं तो उसके बाकी जख्मों का क्या, सच छुपाने से कुछ नहीं होगा, पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तब एन की मम रोते हुए बोलती है कि हाँ मैंने ही उसे घुटनों पर बैठने को बोला था, उसने शाव को मार दिया, वो बड़ी बहन थी, उसे छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए था। डॉक्टर कहते हैं कि तुम लोगों ने खुद बच्चे का ध्यान नहीं रखा और सारा ब्लेम उस लड़की पर डाल दिया, वो सिर्फ अभी 18 साल की थी, उसकी लाइफ तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। तुम लोगों ने एक बच्चा तो खो दिया, फिर भी जो बच्चा जिंदा था उसे प्यार भी नहीं दिया। जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो, अभी के लिए हम इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं। पड़ोसी कहते हैं कि अरे इनके घर में क्या हो गया। डॉक्टर कहते हैं कि ये लड़की गुजर चुकी है। ग्रैंडमा कहती है कि ये कैसे हो गया, कुछ दिन पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी, न्यू ईयर गिफ्ट में उसे एक ड्रेस चाहिए थी, देखो मैं तुम्हारे लिए पिंक ड्रेस लेकर आई हूँ। तब डॉक्टर कहते हैं कि इसकी डेथ ड्रग पॉइजनिंग की वजह से हुई है। तब ग्रैंडमा उसके पैर को देखकर बोलती है कि तुम लोगों ने ही एन को मारा है, वो इतनी अच्छी लड़की थी, ठीक से न खाना मिलता था न कपड़े, इतनी पतली हो गई थी कि पहचान में नहीं आती थी, मैं तो बाहर वाली हूँ, फिर भी मुझे उस पर तरस आ जाता था। फ्लैश में दिखाते हैं कि वो ग्रैंडमा से बोलती है कि मैंने आपके लिए घर में खाली बोतल संभाल कर रखी थी। ग्रैंडमा कहती है कि तुम फिर से पतली हो गई, लो मेरा खाना खा लो, और तुम्हारे कपड़े तो पूरे फट चुके हैं, तुम्हारी मॉम तुम्हें क्या नए कपड़े नहीं दिलाती। एन कहती है कि हाँ वो नहीं दिलाती क्योंकि मैं उन्हें इसके लायक ही नहीं लगती। ग्रैंडमा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नए कपड़े खरीद कर दूंगी। प्रेजेंट में वो कहती है कि मुझे पता है ये सब तुम दोनों हस्बैंड वाइफ की वजह से हुआ है, इतनी प्यारी लड़की और तुमने उसे जबरदस्ती लड़के की तरह रहने पर मजबूर किया, लंबे बाल रखने नहीं दिए, स्कर्ट पहनने नहीं दी। पड़ोसी कहते हैं कि हाँ हमने भी रोज तुम्हें घर पर बच्चों को डांटते हुए सुना था, तुम लोग अपने छोटे बेटे का तो ध्यान नहीं रख पाए और सारी गलती अपनी बेटी पर डाल दी। तब एन की मम रोते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या पता, मैंने उस बच्चे को जन्म दिया था, मुझे सबसे ज्यादा दर्द है और उसने अपने छोटे भाई का ख्याल नहीं रखा, क्या वो गलत नहीं थी। लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर कचरा फेंकने लगते हैं। इसके बाद पुलिस लेडी एन के रूम में इन्वेस्टिगेशन करने आ जाती है। वो कहती है कि रूम को देखकर तो लगता है कि जैसे ये किसी लड़के का रूम हो, और ये फोटो में कौन है। तब एन की डैड बोलते हैं कि हमारा दूसरा बच्चा था, 3 साल पहले वो पानी में डूबकर मर गया। पुलिस कहती है तो तुमने अपनी बेटी को उसकी भाई की जगह लेने पर मजबूर किया, उसको बाल लंबे नहीं करने दिए, स्कर्ट नहीं पहनने दी। एन की मम कहती है कि मैं बस इतना चाहती थी कि एन शाह कोई जगह ले ले, मेरा कभी ये इंटेंशन नहीं था कि वो मर जाए। तभी पुलिस को एक डायरी मिल जाती है, डायरी में लिखा होता है कि आज मॉम ने मुझे फिर से मारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने स्कर्ट पहनी थी, उन्होंने मेरे लंबे बाल भी काट दिए। जिस पर डैड मेरे लिए जिंजर वाली चाय देकर बोलते हैं कि थोड़ा सब्र करो, लेकिन डैड भूल गए हैं कि मुझे जिंजर से एलर्जी है। मैंने एग्जाम में फर्स्ट रैंक हासिल की, मुझे लगा था कि मेरे पेरेंट मुझ पर प्राउड होंगे, लेकिन जब मैंने रिपोर्ट कार्ड दिखाया तो पेरेंट ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, उनका फोकस सिर्फ दूसरे बच्चे पर था। फिर एक बार मुझसे शाव
की कार गलती से खो गई। मैं उसे इतना ढूंढती रही कि खाना पीना भी भूल गई। फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया, बस थोड़ा सा पैंट निकल गया था। तब लड़के उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि इतनी उम्र हो गई है और अभी भी ये बच्चों की कार से खेलती है। तब एन की मम कहती है कि एन को स्कूल में बुली किया गया होगा, इसी वजह से उसने इतना बड़ा स्टेप लिया है। दूसरा पुलिस टीचर से बोलती है कि हम एन की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टीचर बोलती है कि इतनी अच्छी लड़की वो कैसे मर गई। तब एन की मम कहती है कि एक्टिंग करना बंद करो, मेरी बेटी को स्कूल में इतना बुली किया जाता था, तुम टीचर होकर भी कुछ नहीं कर पाई। टीचर बोलती है कि मैंने आपको कई बार बताया था कि एन को स्कूल में बुली किया जाता है, लेकिन आप लोगों ने कभी मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने तो एन के डैड को भी बहुत सारे मैसेज भेजे थे, लेकिन उन्होंने कभी रिप्लाई ही नहीं दिया। एन के डैड बोलते हैं कि मैं काम में बिजी रहता था, इसलिए मैंने ये सब मैसेज पढ़कर इग्नोर कर दिए। तब टीचर उन्हें क्लासरूम में ले आती है। एन की मम कहती है कि डेस्क पर फ्रॉड क्यों लिखा है। टीचर बोलती है क्योंकि एन सबको बोलती थी कि वो लड़का है, लेकिन सब जानते थे कि वो लड़की है, इसलिए क्लासमेट उसे सीक्रेटली पागल बोलते थे। एन की मम कहती है कि आप तो टीचर हो ना, फिर आपने उन स्टूडेंट को क्यों नहीं रोका। टीचर बोलती है कि ये सब आपके फेवरेटिज्म की वजह से हुआ है, आपने उसे लड़कों की तरह रहने को मजबूर किया, उसे लड़कियों के कपड़े नहीं पहनने दिए। वो हमेशा एग्जाम में फर्स्ट आती थी, लेकिन आप कभी उसकी पेरेंट चाइल्ड मीटिंग में नहीं आए। वो अपने बाल लंबे रखना चाहती थी, ड्रेस पहनकर नॉर्मल बच्चों की तरह रहना चाहती थी, लेकिन आप लोग तो सिर्फ उसके भाई शाव के बारे में सोचते रहते थे। वो लंबे समय से डिप्रेशन से गुजर रही थी। फिर टीचर एक पेंटिंग निकालकर बोलती है कि एन ने आपको देने के लिए कहा था। वो बताती है कि एक दिन वॉशरूम में क्लासमेट ने उस पर ठंडा पानी फेंक दिया था। उस वक्त मैं उसे आपके पास लेकर आना चाहती थी, लेकिन तब एन घुटनों पर बैठ गई और मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मेरे बहन को कुछ मत बताना। वो कहती है कि सब मेरी ही गलती है, शायद मैं ही क्लासमेट के साथ ठीक से नहीं रह पाई। तभी उसी दिन एन ने मुझे ये पेंटिंग दी थी और बोला था कि अगर कभी मेरे पेरेंट स्कूल में आए तो उन्हें ही दे देना, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एन ने पहले ही मरने का प्लान बना लिया था। ये सुनते उसके पेरेंट रोते हुए बोलते हैं कि हमने अपनी ही बेटी को मार दिया। तभी ऑफिसर बोलती है कि एन लंबे समय से मेंटल पेन से गुजर रही थी, तुम लोगों की वजह से उसे डिप्रेशन हो गया और आखिर में उसने अपनी जान ले ली। इसके जिम्मेदार तुम दोनों पेरेंट भी हो, इसलिए अब आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ चलना होगा। तब एन बोलती है कि ऐसा मत करो, पेंटिंग के पीछे कुछ लिखा हुआ है, प्लीज एक बार देख लो। तभी टीचर ली पेंटिंग को ध्यान से देखते हुए बोलती है कि इसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है। ऑफिसर वो पढ़ के बोलती है कि नॉर्मली तो आप लोगों को माफ नहीं किया जा सकता था, लेकिन एन ने आपको बचा लिया। पेंटिंग के पीछे लिखा होता है कि जब शाह पैदा नहीं हुआ था तब मॉम डैड मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर उसे बचपन के मोमेंट याद आते हैं कि शाह के आने के बाद सारा प्यार उसे ही मिलता था। पॉइजन लेना मेरा खुद का डिसीजन है और मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरे पेरेंट हमेशा खुश रहें, लेकिन अगले जन्म में मैं उनकी बेटी नहीं बनना चाहती। ये सब पढ़कर उसकी मम जोर जोर से रो पड़ती है और कहती है कि ये सब मेरी ही गलती थी। तभी उसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है। लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल में भी वो बार बार इनको याद कर रही होती है। उसका हस्बैंड बोलता है कि रोना बंद करो, ज्यादा इमोशनल होने की वजह से प्रेगनेंसी ब्लीडिंग भी हो सकती है, अब हम एक और बच्चा नहीं खो सकते। तभी ऑफिसर एक आदमी को लेकर आती है जो कि 3 साल पहले शाव के डूबने का आई विटनेस था। वो आदमी कहता है कि 3 साल पहले उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। वो छोटा लड़का खुद मस्ती करते हुए पानी की तरफ भाग गया था और जैसे ही वो पानी में गिरा तब एन तुरंत दौड़कर मेरे पास मदद मांगने आई थी। फिर दिखाते हैं कि शाव एन से बोलता है कि मुझे स्विमिंग करने जाना है। एन उससे बोलती है कि नहीं, लेक में मत जाओ, वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है, लेकिन शाह उसके हाथ पर काट कर स्विमिंग करने चला जाता है। तब एन घबरा कर चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज मेरे भाई को बचा लो, लेकिन जब तक वो आदमी वहाँ पहुंचा तब तक शाह पानी में डूब चुका था। ये सब सुनकर एन की माँ शॉक में पहुंच जाती है। उसके डैड कहते हैं कि 3 साल तक एन ने ये सब इल्जाम चुपचाप झेल लिए क्योंकि हमने उस पर यकीन ही नहीं किया। एन की माँ कहती है कि मैं कैसी माँ हूँ, मैंने तो अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद वो अपने न्यूबॉर्न बेबी को एन की फोटो के पास लेकर आते हैं और बोलते हैं कि देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है, हमने इसका नाम सियान रखा है, इसका मतलब होता है एन को याद करना। तभी कहीं से एन की हल्की सी आवाज आती है। वो कहती है कि मैं दुआ करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो। अब मेरी कहानी यही खत्म होती है। फिर अचानक एन झटके से उठ जाती है। वो कहती है कि मैं तो मर गई थी, फिर मैं यहाँ कैसे आई। कैमरा कहती है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं, कल तुम मेरे साथ कचरा कलेक्ट करने गई थी, फिर अचानक तुम्हें लो शुगर की वजह से
चक्कर आ गए और तुम बेहोश हो गई, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर आई हूँ। एन रोते हुए बोलती है कि मैंने एक सपना देखा था कि मैं मर गई थी। मेरी मॉम मुझे बार बार डांट रही थी, उन्होंने मुझे मेरे भाई की परछाई बना दिया और सपने में मेरे बाल भी काट दिए। गर्मा कहती है कि वो सिर्फ एक सपना था, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें bully नहीं कर सकता। उधर घर पर एंटू घबरा कर अपने हस्बैंड से बोलती है कि मैंने अभी एक बहुत डरावना सपना देखा, ये मर चुकी है। उसका हस्बैंड बोलता है कि हाँ मैंने भी सेम यही सपना देखा है। तभी उन्हें वो कैंडी वाला बॉक्स मिल जाता है। एन की मॉम कहती है कि एन अभी भी जिंदा है, हमें तुरंत उसे ढूंढना होगा और वो एन को ढूंढते हुए ग्रैंडमा के घर पर आ जाते हैं। एन कहती है तो सच में मॉम मुझे ढूंढ रही है, क्या उन्होंने भी वही सपना देखा? ग्रैंडमा उन लोगों से कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एन की मॉम कहती है कि प्लीज हमें इनसे मिलने दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तब ग्रैंडमा गुस्से में बोलती है कि मैंने 3 साल तक एन को देखा है, एक खुश लड़की धीरे धीरे कितनी चुप हो गई, वो कुछ मांगने तक से भी डरने लगी। तभी एन की मॉम भोग दिखाकर बोलती है कि ये देखो एन ने ये खा लिया था। ग्रैंडमा कहती है कि ऐसी चीज तुमने उसके रूम में क्यों रखी? तब एन के डैड बोलते हैं कि मैं इसे फेंक देता हूँ। उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, मैं इसे रखना चाहती हूँ ताकि मुझे ये पता चले कि मैं कितनी क्रूर हो गई थी कि अपनी बेटी को पॉइजन खाने में मजबूर कर रही थी। और वो घुटनों पर बैठकर बोलती है कि प्लीज हमें एक और चांस दे दीजिए। ग्रैंडमा कुछ देर सोचकर बोलती है तो ठीक है, अंदर आ जाओ। तब एन के पेरेंट एन को देखते ही रो पड़ते हैं और कहते हैं कि हमने एक सपना देखा था जिसमें तुम मर गई थी, तब जाके हमें समझ आया कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि आपसे अगर तुम चाहो तो बाल लंबे रख सकती हो और अगर स्कर्ट पहनना चाहती हो तो वो भी पहन सकती हो, तुम्हें किसी की परछाई बनने की जरूरत नहीं, तुम अपनी जिंदगी खुद से जी सकती हो। एन कहती है कि मेरी एक कंडीशन है, तभी मैं आपके साथ घर चलूंगी। जब मेरा छोटा भाई इस दुनिया में आएगा तो चाहे आप उससे ज्यादा प्यार करो या ना करो, मेरी जिंदगी की डिसीजन मैं खुद लूंगी और फ्यूचर में किससे शादी करूंगी ये डिसीजन भी मेरा खुद का होगा। तब उसके डैड कहते हैं कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ हम कभी भी तुम पर कोई डिसीजन नहीं थोपेंगे। गर्मा कहती है कि ठीक है, एन तुम्हारे साथ जा सकती है, लेकिन मैं बार बार तुम्हारे घर पर चेक करने आऊंगी। अगर तुम लोगों ने उसे फिर से परेशान किया तो मैं सीधा पुलिस को कॉल कर दूंगी। इसके बाद एन मिरर में खुद को देखकर बोलती है क्या ये सच में मैं हूँ? उसके बहन बोलते हैं कि बिल्कुल ये तुम ही हो, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो। डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारी फोटो ले लेता हूँ। तब उसकी मॉम कहती है कि हम कल फिर शॉपिंग करने चलेंगे, तुम्हारे लिए और भी ड्रेसेस खरीदेंगे। कुछ साल बाद एन का छोटा भाई भी हो जाता है। डैड सबके सामने सेलिब्रेशन करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे परिवार को इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए सबका शुक्रिया। एन कहती है कि मैं भी सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा शुक्रिया उस सपने का करना चाहती हूँ जिसने मुझे सिखाया कि कुछ पछतावा हमें लोगों को ज्यादा चेंज करना सिखाता है, इसलिए हमें लोगों और चीजों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये देखो ये उस पेंटिंग का नया वर्जन है जो हमने सपने में देखी थी। अब हम इस पेंटिंग को लिविंग रूम में लगाएंगे ताकि हमें हमेशा ये ख्याल रहे कि अपनों की कदर करना चाहिए। तब एन शाओ की फोटो देखकर बोलती है कि तुम ऊपर से देख रहे हो ना, आखिर हमने एक अच्छी फैमिली कैसे बनती है ये सीख लिया और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।